सुजाता बड़ी देर तक कुर्सी पर बैठी खाली नजरों से मुसाफिरी को बाहर निकलते देखती रही। उसके दिमाग में सब कुछ पूछ सा गया था। कौन सा घर, कौन सा शहर और कौन सा पता जहां उसको जाना था। एयर होस्टेस ने उसकी अटैची निकाली। वह उठी, सीढ़ियाँ उतरी, एयरपोर्ट से निकली और टैक्सी में दाखिल हुई। घर पहुंचकर उसको अजीब घुटन का एहसास हो रहा था। सर में शदीद दर्द उठ रहा था। उसकी हालत देखकर नौकर परेशान थे। वह सर दोनों हाथों से पकड़े बेडरूम में जाकर बिस्तर पर लुढ़क गई। सारी रात तान्या के शब्द तपकन बन उसके दिल को मसलते रहे। प्लीज़ मैम, हो सके तो सब भूल जाइए। एयरपोर्ट पर विदा देते हुए तान्या ने बहुत धीमे सुर में कहा था। सुजाता को अच्छी तरह याद है कि वह जून का तपता महीना था जब उसकी मुलाकात नवीन से हुई थी। शादी की उस पार्टी में ढेरों मर्द औरतों का जमघट था। कुछ चेहरे जाने पहचाने थे, कुछ कुछ अजनबी थे। उनमें से ही एक चेहरा नवीन का था। कुमकुमों की रंगीन झालरों से सजी पेड़ के पास खड़ा हुआ वह बेतहासा उसे घूर रहा था। सुजाता को वह आदमी कुछ अलग सा लगा, बल्कि यूँ कहा जाए कि उस आदमी के व्यक्तित्व में कोई और शख्स अंदर बाहर होता नजर आ रहा था। भीड़ के बावजूद सुजाता की नज़रें कई बार नवीन पर पड़ी। नवीन से सुजाता की यह पहली मुलाकात बड़ी सरसरी सी थी जो धुंधला गई। मगर चंद माह बाद जब लंच पर उससे दूसरी मुलाकात हुई तो वह गुमनाम चेहरा गर्द झाड़ कर साफ नजर आया। चूंकि यह बिजनेस लंच था, सो बाकायदा परिचय हुआ और कार्ड का आदान प्रदान भी। सुजाता ने तब जाना कि एक साथ दो व्यक्तित्व की झलकियां दिखाने वाला यह इंसान मुंबई शहर ही नहीं बल्कि देश का जाना माना आर्किटेक्ट नवीन है। तो उसने नवीन से अपनी पहली मुलाकात का कोई जिक्र नहीं किया। नवीन को वैसे भी कुछ याद नहीं था, वरना वह कह सकता था कि हम पहले मिल चुके हैं। इंटीरियर डेकोरेशन को लेकर यह मीटिंग मुंबई के मशहूर उद्योगपति द्वारा बुलवाई गई थी। उसके पोते का ऑफिस, जिसको नवीन ने डिज़ाइन किया था, वह ईंट गारे की मदद से बनकर अब साकार रूप ले चुका था। उसकी सजावट को लेकर सलाह मशविरा चल रहा था। लंच के बाद कॉफ़ी पीते हुए सुजाता को नवीन बहुत हंसमुख और मिलनसार आदमी लगा। खासकर काम को लेकर उसका नज़रिया और राय जानकर महसूस हुआ कि इतनी शोहरत पाने के बावजूद आदमी काफ़ी सुलझे स्वभाव का है। दम्भ या ओझापन उसमें नहीं है। सुजाता को दूसरे दिन दिल्ली लौटना था। वह लौट आई। सप्ताह भर बाद उसको नवीन का फ़ोन मिला, बस यूं ही हालचाल पूछने की नीयत से, और सुजाता को उसका बात करना बुरा नहीं लगा। 5 मिनट की यह बात अगले हफ्ते 10 मिनट में बदली तो सुजाता को कुछ अटपटा सा लगा। बात में वही दोहराव था। औपचारिकता के अतिरिक्त कोई और स्वर की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वह इंटीरियर डेकोरेटर जरूर थी, मगर नवीन जैसे आर्किटेक्ट से वह क्या बात कर सकती थी। जब तीसरा चौथा फ़ोन आया तो सुजाता सोच में पड़ गई कि आखिर बिना किसी योजना पर बात किए यह बार बार क्यों फ़ोन कर रहा है। फिर ख्याल गुजरा, शायद उसको कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली में मिला हो और उस सिलसिले से वह संवाद की भूमिका बना रहा हो। मुंबई शहर का मामला है, दो शहर के बीच दूरियां काफ़ी है, मगर एक प्रोफेशनल को तो साफ साफ बात करना ज़्यादा पसंद आता है। फिर का जवाब सुजाता के पास नहीं था। वह फ़ोन करने के लिए मना भी नहीं कर सकती थी। आखिर वह देश का सम्मानित आर्किटेक्ट था। बेहद शालीन स्वर में बातचीत करता था। स्वयं सुजाता सारे दिन अपने ऑफिस में नए नए लोगों से प्रोजेक्ट को लेकर मिलती थी। पता नहीं क्यों सुजाता ने महसूस किया कि नवीन काम का बहाना बना केवल उससे मिलने आया है। दिमाग के इस शक को यह कहकर उसने झटक दिया कि यह बेवकूफ़ी का ख्याल उसको टेलीफोन पर होती बातों के कारण आया है, वरना एक व्यस्त आदमी बिना कारण यात्राएं नहीं करता। मगर वह आंखें, उनकी भाषा क्या अलग सी इबारत की तरफ इशारा नहीं कर रही थी। शाम की चाय पीकर जब नवीन उसके बंगले से निकला तो जाते जाते उसकी तरफ मुड़ कर देखा और उसने हाथ उठाकर बाय कहा। फिर चौंक कर उसने अपने उठे हाथ के नरम इशारों को ताका और नज़र उठाकर जो नवीन की तरफ देखा तो धक सी रह गई। उन आँखों में सम्मोहन था, गहरा आकर्षण। उसने हाथ नीचे किया और स्वयं से पूछा, कहीं तेरा यह भरम तो नहीं है सुजाता?
एक रंग जो मौसम बदलने से पहले हवा में फैलने लगता है, कुछ वैसी ही कैफियत सी सुजाता दो चार हुई। एक खुशी जैसे उसको कुछ मिल गया हो, मगर क्या। इसी उधेड़ बूंद में वह तैरती उतरती प्लाजा की तरफ चल पड़ी, जिसकी सारी सजावट उसी को करनी थी। रास्ते की सारी पेड़ उसको चमकीली पत्तियों से सजे लगे, शाम ज़्यादा गुलाबी, जिसमें धुंधल का सुरमई रंग की धारियां जहां तहां भर रहा था। घर लौटते हुए उसको सड़क की बत्तियां चिराग की तरह जलती लगी, जैसे छतों पर दिवाली की सजावट घरों को दूर तक रोशनी की लकीरों में बांट देती थी। आज उसका मूड बरसों बाद हल्का हुआ था। कोई कुंठा, कोई शिकायत, कोई कड़वापन या कोई झुंझलाहट उसको आहत नहीं कर रही थी। वह हवा में तैरती हुई जब घर पहुंची तो नौकर ने बताया कि साहब को कोई इमरजेंसी ऑपरेशन करना है, जिसके कारण वे देर से लौटेंगे। सूचना सुनकर वह हमेशा की तरह आक्रोश से नहीं भरी, बल्कि उसने लापरवाही से कंधे झटके और गुनगुनाती हुई कमरे में दाखिल हुई। नहाने के बाद जब वह गाउन में लिपटी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तो अपना ही चेहरा इस तरह देखने लगी जैसे पहली बार देख रही हो। आंखों के नीचे हल्का कालापन, भंवों के पास कई लकीरें, माथे पर सफ़ेद बालों का झांकना, आंखों में एक जिज्ञासा कि मैं कैसी लगती हूँ। उसको अपनी त्वचा मुलायम और चमकीली लगी। होठों पर जाने कहाँ से आई मुस्कान उसको अजनबी लग रही थी। थकान के बावजूद उसमें फुर्ती का एहसास था। खाना खाने के बाद जब वह पलंग पर लेटी तो उसे महसूस हुआ कि आज बरसों बाद उसके बदन को मुलायम बिस्तर मिला है। उसने आराम की सांस ली और आंखें बंद की तो सामने नवीन का चेहरा तैर गया। मुंबई पहुंचते ही नवीन ने सुजाता को फ़ोन किया कि वह भली प्रकार पहुंच गया है। रात को जब दोबारा उसने फ़ोन किया तो सुजाता को पहली बार लगा कि उसकी आवाज़ सुनकर उसके दिल में कुछ उथल पुथल सी हुई है। फिर फ़ोन का यह सिलसिला 5 मिनट से आधा घंटा हो गया और हफ्ते की जगह रोज़ बातें होने लगी, जिसमें प्रोफेशनल बातें कम और आपसी बातें ज़्यादा होती हैं। खाना खाया या नहीं, दिन कैसा गुजरा, मौसम कैसा है। सुजाता को फ़ोन का इंतज़ार 8 बजे से शुरू हो जाता, जबकि ठीक 10 बजे फ़ोन की घंटी बज उठती थी। इस बीच वह सारे काम निपटा लेती थी ताकि आराम से बातें कर सकें। उसको अकेले घर में एक साथी मिल गया था जिससे वह दुख सुख की बात कर सकती थी। पिछले 5-6 वर्षों से सुजाता का अकेलापन बढ़ता जा रहा था। दोनों बेटे पढ़ाई के सिलसिले में विदेश चले गए थे। अमर जब से डायरेक्टर बना है तब से इतना व्यस्त होता जा रहा है कि सुजाता को गुस्सा आने लगा था कि ऐसा भी क्या पागलपन जो दिन रात अस्पताल में रहना। आखिर घर की भी कोई जिम्मेदारी होती है। सारे दिन की उड़ान के बाद परिंदे भी तो अपने घर घोंसले को लौटते हैं। पिछले 3 दिन से डॉक्टर अमर घर नहीं लौटे थे। कोई बेहद पेचीदा केस आ गया है। कई विदेशी प्रोफेसर मेडिकल क्षेत्र के भी रात दिन सर खपा रहे थे। सुजाता को स्थिति की गंभीरता का ज्ञान था, मगर हर दिन आपातकाल का वातावरण बना रहे तो इंसान जिए कैसे अकेले घर में। कब तक टीवी देखे, मित्रों को फ़ोन करे और पार्टियों में शामिल हों। हर तरफ से उसको उब लगने लगी थी। थोड़ी बहुत खुशी उसको मिलती तो वह सिर्फ अपना ऑफिस था, जहाँ काम में उसका दिल बहल जाता था। हॉस्पिटल से अमर इतना थके लौटते कि खाना खाकर सो जाते और सुजाता जब फ़ोन पर बातें करके लेटती तो उसके दिमाग में यह प्रश्न फूलों से भरी क्यारी की तरह खिल उठता कि नवीन उसका क्या लगता है, दोस्त या भाई। सुजाता अपनी सालगिरह के दिन बच्चों के बिना उदास थी। अमर भी विदेश गए हुए थे। उस रात फ़ोन पर नवीन ने जब उसकी उदासी का कारण जानकर यह कह दिया कि वह सुजाता को खुश देखना चाहता है, इसके लिए वह अपने जीवन के बचे वर्ष उसको भेंट स्वरूप देता है, तो सुजाता भी भावुक होकर बोल उठी कि क्या वह नवीन को भाई कह सकती है। इस पर नवीन ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं भाई, हरगिज़ नहीं, हमारा रिश्ता तो दोस्ती का है। और यह सुनकर सुजाता विश्वास से भर उठी। सारी दुनिया उसे सुगंध से भरी महसूस हुई। आखिर हर रिश्ते में बड़ा रिश्ता दोस्त का होता है, जिसमें ना कोई लालच, ना बंधन, ना जोर जबरदस्ती। जितनी लंबी पैंग लेना चाहो ले सकते हो। इस रात ने दोनों की वार्तालाप का अंदाज ही बदल डाला।
बातों का सिलसिला सुबह 3 बजे तक चलता रहा और अनजाने में नई दिशा की तरफ मुड़ गया। सुजाता का छोटा भाई, जो 2 वर्ष पहले ही कार दुर्घटना में जीवित नहीं रहा था, उसके बहुत करीब था। दोनों में बचपन से दोस्ती थी। जब वह बनारस से दिल्ली नौकरी के सिलसिले में आया तो सुजाता की खुशी का पूछना क्या था। कुछ दिन भाई बहन के साथ अमर घूमने गए, फिर बोर होकर अपने अस्पताल में गुम हो गए। सुजाता को उनकी कमी खलती ना थी। उसका बचपना उसको दोबारा मिल गया था। भाई की शादी की सारी खरीदारी उसने दिल्ली से ही की थी, मगर होनी को कौन टाल सकता था। शादी के सप्ताह भर पहले ताल कटोरा के पास कार की टक्कर होने से उसकी मौत हो गई। डॉक्टर अमर कुछ ना कर पाए। सुजाता गहरी उदासी में डूब गई थी। उसी दुर्घटना के बाद बेटों का अमेरिका जाना हो गया। सुजाता को लगता है कि वह इस दुनिया में तन्हा रह गई है। किसी को उससे बात करने, उसके साथ समय गुजारने की फुर्सत नहीं है। अमर से उसकी शादी पसंद की थी। दोनों ने शादी के पहले एक दूसरे को देखा परखा था, मगर ज़िंदगी तो हमेशा से समय से आगे निकल जाने वाली चीज़ है, ना कि ठहरी हुई जन्म पत्री जिसके सारे शब्द अनेक संकेतों से भरे होते हैं। अपने काम को परखते उसकी दौड़ में शामिल अमर भी पहले वाले इंसान नहीं रह गए थे। उनके जीवन मूल्य जड़ न रहकर तरलता में अपना समाधान ढूंढने लगे थे। बहुत सी बातें सुजाता को परेशान करती थीं। कई सवाल थे जो वह अमर से करना चाहती थी, मगर उनके पास हर बात का जवाब खामोशी थी। सुजाता भी अमर से उखड़कर अपने ऑफिस से अधिक जुड़ने लगी, मगर यह एहसास समय के साथ बढ़ने लगा कि उसका पुराना घर कहीं खो गया है। सुजाता के दिल में छुपा अमर के खिलाफ भरा गुब्बार कभी कभी फ़ोन पर निकल जाता। आखिर नवीन ने एक दिन कह ही दिया कि क्यों सहती हो यह सब, चली आओ सब कुछ छोड़कर मेरे पास। सुनकर सुजाता चौंक पड़ी। पूछने वाली थी आखिर किस रिश्ते से, फिर कुछ सोचकर रुक गई। पूरी रात नवीन के इस बुलावे पर गौर करती रही। उसमें ध्वनित प्रेम के स्वरों को पकड़ने की कोशिश में स्वयं से सवाल करती, क्या नवीन? और उसने अपने को टटोला। दिल की गहराई में कहीं नवीन मौजूद था। उसने चौंक कर स्वयं से पूछा कि सुजाता, इस रिश्ते का यदि आरंभ अनजाने में हो गया है तो अंत क्या होगा? बहरहाल नवीन से दोस्ती सुजाता के जीवन में एक नई उपलब्धि थी, जिसने जीवन से उसका मोह बढ़ा दिया था। अब उसमें थकान की जगह खुशमिजाजी आ गई थी। पहनने ओढ़ने का दिल करता, सजने संवरने की इच्छा के चलते उसने क्रीम सेंट का ढेर लगा लिया और हर रात नवीन के बुलावे पर उसका मन मुंबई जाने को मचलने लगा। उसको अपने इस घर में एक और घर नजर आने लगा। कभी अमर और सुजाता का जीवन एक सुखी जीवन था। वे दोनों अपना समय अपने कार्य क्षेत्र में उन्मुक्त भाव से देते थे। दिमाग पर कोई बोझ ना होता, न घर की जिम्मेदारियों से दिल परेशान रहता। अपनी कामयाबी को देखकर दोनों ने फैसला लिया था कि वे ऊंची शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर भेजेंगे। दोनों लड़के गजब के जहीन थे। स्कॉलरशिप मिली और उमंग से भरे वे विदेश पहुँचे। उनके जाने के बाद डॉक्टर अमर की रुचि अपने काम में और बढ़ गई। तरक्की मिली तो व्यस्तता का बढ़ना लाजमी था। अमर का उलट सुजाता के साथ हुआ। उसका काम में दिल कम लगने लगा। मन भटका भटका सा लड़कों के ख्याल में डूबा रहता। घर सूना लगता, खाना पीना अच्छा ना लगता। कुछ माह बाद वह संभल गई। शायद अस्पताल के नए प्रोजेक्ट्स ने उसका ध्यान बटा दिया था, मगर एक उदासी जरूर हरदम उसके मन पर छाई रहती थी, जिसको नवीन ने दूर कर दिया था। वह मुंबई जाने की तैयारी करने लगी। अमर को मुंबई जाना प्रोफेशनल टूर लगा। इसमें क्या खास बात थी? दोनों ही समय समय पर एक दूसरे से दूर घर से बाहर जाते थे। सो अमर ने सुबह सुजाता को सेफ जर्नी कहकर बाय किया और सुजाता ने हमेशा की तरह उसको कुछ हिदायतें दी और फिर वह पैकिंग में लग गई। सुजाता जब नए खरीदे कपड़े पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई तो उसे लगा कि उम्र का साया अभी उसके चेहरे पर नहीं आया है। खुशी ने उसके चेहरे पर चमक ला दी है। इस ख्याल से उसकी उत्तेजना बढ़ी कि यदि नवीन ने उसको रोका और अपने साथ रहने का आग्रह किया तो वह क्या फैसला लेगी। नवीन तो साफ शब्दों में कह चुका है कि तुम बेकार में समय नष्ट कर रही हो।
वहाँ तुम्हारा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है। यहाँ मैं हूँ, आओ ना। मैं फ़ोन रखता हूँ, तब तक तुम फैसला लो। मैं 10 मिनट बाद फ़ोन करूँगा। उसकी इस तरह की बातें छोटी छोटी शिकायतों की जख्म ताज़ा कर देती और उसको महसूस होता कि उसने अपनी ज़िंदगी जी ही कहाँ। कभी बच्चे, कभी पति, कभी ससुराल वाले। अब मैं अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ। नवीन आर्किटेक्ट हैं जो इमारत बनने से पहले उसका नक्शा खींच मॉडल के रूप में पूरी इमारत सामने लाने की क्षमता रखता है। वह ज़िंदगी का नक्शा भी बड़ा मजबूत बनाएगा, जिसमें वह मेरे लिए ताजमहल ना सही एक छोटा सा घर तो बना सकता है, जिसको वह अपनी मर्जी से सजा सकती है। सुजाता ने पूरे विश्वास से होठों पर लिपस्टिक लगाई और गहरी नज़रों से अपने सरापे को ताका। उड़ान का समय हो गया था। दिल्ली से मुंबई उड़ान बहुत कम समय की थी। सुजाता का मन तेजी से धड़क रहा था। 2 मुलाकातों के बाद घटनाएं संवेदना के स्तर पर जिस तरह घटी थी, सारी मौखिक थी, मगर उसमें जादू था जो सुजाता की सर चढ़कर बोल रहा था। कल रात नवीन की खुशी का कोई ठिकाना न था जब उसको पता चला कि सुजाता ने मुंबई आना तय कर लिया है। उसके स्वर में जो धड़कन थी, उसने सुजाता को विश्वास दिलाया कि जीवन का अंतिम पहर जैसे नवीन के साथ गुजरने वाला है, यही मेरा अंत होगा। और धीरे से सुजाता ने कहा और बैग उठा हवाई जहाज की सीढ़ियाँ उतरने लगी। उसको डर था कि नवीन को देखकर वह इतनी भावुक ना हो उठे कि वही हवाई अड्डे पर उससे लिपट जाए। प्यार किसी भी उम्र में हो, उसका अपना तर्क होता है। जो उम्र, जात पात, भाषा की सारी दीवारों को गिरा देने की शक्ति अपने में रखता है। सुजाता की बेकरार आंखें भीड़ में नवीन को ढूंढ रही थी। जब वह बाहर निकली तो नवीन उसको आता दिखा। अपनी व्याकुलता से आगे बढ़ी, मगर नवीन का ठहरा हुआ चेहरा देखकर ठिठक गई। वहाँ पर एहसास की कोई लकीर ना थी, बस औपचारिकतापूर्ण मुस्कान। एक ठंडा सहाज अंदाज सुजाता को परेशान कर गया। सुस्त कदमों से चलकर वह कार में बैठ गई, जिसको स्वयं नवीन चला रहा था। सुजाता के दिल में कुछ टूटा, मन भटक कर कहीं दूर चला गया। दिमाग नवीन के गंभीर चेहरे को देखकर बार बार प्रश्न करने लगा कि क्या यह वही आदमी है जो रात की आखिरी पहर और कभी भोर तक बड़ी ललक से बातें करता है और दिलो दिमाग को उमंगों से भर देता है। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, बहुत चुप चुप हैं। दरअसल दिन को काम में उलझा रहता हूँ, सो बात करने का मन नहीं होता। नवीन की हल्की सी हंसी और जवाब ने सुजाता को संभाल लिया। उसके अंदर बुझी खुशी फिर से जिंदा हो गई और वह चहकने लगी। बातों में पता नहीं चला कि वह होटल पहुंच गए हैं। ऊपर समुंदर के सामने वाली कुर्सी पर बैठा नवीन चाय पीता रहा और वह बातें करती रही। फिर नवीन ने लंबी गहरी सांस लेकर खाली चाय की प्याली रखते हुए कहा, मुझे आज मुंबई से निकलना होगा। अहमदाबाद में होटल बन रहा है, वहाँ कुछ दिक्कत पेश आई है। बहुत अच्छा हुआ हमारी मुलाकात हो गई। शाम की एक उड़ान दिल्ली के लिए है। अगर दिल चाहे तो रुको, मैं 2-3 दिन में लौटता हूँ। सुजाता सकपका सी गई, कुछ उत्तर नहीं सूझा। दिल पर घूसा सा लगा, मगर जल्द संभल गई। गहरी नज़रों से उसने नवीन को देखा। आंखों में छाया सूनापन था। उसने दिल को तसल्ली दी कि वे दोनों जिंदगी के उस पड़ाव पर हैं जहाँ फ़र्ज का नंबर पहले आता है। उसने शाम की उड़ान से लौटना तय कर लिया। नवीन ने उसको बाजार छोड़ा ताकि वह कुछ शॉपिंग करना चाहे तो कर ले। फिर वह 2 घंटे बाद जरूरी काम निपटा कर लौटता है और लंच पर साथ रहेगा। इस बीच वह टिकट भी बदलवाने की कोशिश करता है। सुजाता को सब कुछ अटपटा लगा। सुजाता ने नवीन के लिए एक शर्ट खरीदी थी जो उसने थैंक्स के साथ ले ली और सुजाता को हवाई अड्डे छोड़ने के लिए उठा। जब वह बाय करके चलने लगा तो उसकी आंखों में एक नरमी सी उभरी। यह संदेश सुजाता को संतोष दे गया। उसे याद आया कि नवीन ने कहा था कि मिलना, रहना और जीना क्या होता है, इसको समय से नहीं आंका जा सकता है। कभी कभी पल भर की मुलाकात पूरी जिंदगी पर भारी होती है। सुजाता को लगा आखिर नवीन भी तो उससे मिलने चंद घंटों के लिए ही तो आया था। अब वह भी 2-4 दिन की जगह एक दोपहर एक साथ गुजार कर जा रही है। और इसमें बुरा क्या है? आखिर नवीन आर्किटेक्ट है,
उसका काम नक्शा बनाना है। अपने नक्शे को साकार रूप में देखने के लिए संयम, धैर्य की आवश्यकता होती रहती है। बता तो रहा था कि उसके कई प्रोजेक्ट कई कई वर्षों तक चले हैं। फिर मुझे इतनी व्याकुलता दिखाने की ज़रूरत नहीं, ना ही उसके बर्ताव में अतिरिक्त कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। एक नई तरह के साथ सुजाता दिल्ली लौट आई। नौकर जो 2-3 दिन आराम से अपना प्रोग्राम बनाए बैठे थे, वे हड़बड़ा गए। ठीक 10 बजे फ़ोन की घंटी घनघना उठी। अहमदाबाद से नवीन का फ़ोन था। सुजाता हाथ में पकड़ा कौर प्लेट में रख बेडरूम में आ गई और बिस्तर पर लेटकर बातों में डूब गई। सुजाता के चेहरे पर एक साथ कई चांद चमक उठे। उसने आंखें बंद कर ली। सामने एक भरपूर जिंदगी का नक्शा था, जहां वह होगी और नवीन। उसने हंसकर आंखें खोली और अपने से कहा, सुजाता, जरा धैर्य से काम लो। माना कि तुम्हारा काम सोने कमरों को सजाना है, मगर इतनी जल्दीबाजी की क्या ज़रूरत है। जिंदगी से भरपूर शरबत का गिलास तुम्हारे हाथ में है। उसको आहिस्ता आहिस्ता करके पियो, एक एक घूंट कर, ताकि तरावट तुम्हारे वजूद में इस तरह फैले जैसे सूखी धरती पर पानी धीरे धीरे उसकी खुशबू को जज्ब करता है। सुजाता ने रात को एक नया सपना देखा। एक खूबसूरत घर है, जिसके सामने घास का मैदान है, जिसके चारों तरफ फूलों भरी क्यारियां हैं। एक बड़े साएदार दरख्त के नीचे नवीन उसके साथ बैठा है। सामने पड़ी मेज पर एक नक्शा फैला है, जिसको दिखाते हुए नवीन कह रहे हैं, सुजाता, जापान में मेरे इस प्रोजेक्ट को बहुत पसंद किया गया है। उम्मीद है इस जाड़े में इसकी शुरुआत मैं कर दूं। तुम साथ रहोगी? देखना मेरी लकीरों का कमाल। वह इस तरह बोलेगी कि उनके सामने शब्द भी फीके पड़ जाएंगे। नहीं नवीन, जाड़े नहीं, हम बसंत में जाएंगे, जब हर तरह फूल की मालाएं लिए पेड़ हमारा स्वागत करेंगे। सुजाता हंसती है। उसकी बात सुनकर नवीन ने जोर का ठहाका कह कहा लगाया, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली सुजाता? मैं इस तरह ना भटकता। मैं इस भटकाव में ज़िंदगी की जुस्तजू को छोड़ नहीं पाया हूँ। तो भी सुजाता, तुम मुझे कभी मत छोड़ना। रात का सपना सुजाता के दिमाग पर छाया रहा। दिल ने कहा कि नवीन में दुनिया छोड़ सकती हूँ, मगर तुम्हें नहीं। तुम मेरी श्वासों में बस गए हो, मेरे वजूद में समा चुके हो। तुमसे अलग होने का मतलब है अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट देना। नहीं नहीं नवीन, मैं अब तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। कई दिनों से नवीन के जुमले रात दिन सुजाता के कानों में गूंजते थे, उस पर हर पल नशा दर नशा चढ़ाते हुए। काम करते करते वह ठहर जाती, बातें करते करते खामोश हो जाती। सुजाता, तुम कैसे उस माहौल में जी लेती हो? आओ, मैं तुम्हारे इंतज़ार में यहाँ बैठा हूँ। मुझ पर विश्वास करो। अपनी बड़ी बड़ी आँखों से इस नवीन को देखो। यह तुम्हारा है सुजाता, सिर्फ तुम्हारा। मैं तुम्हारे सारे दुखों को मिटा दूंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम फिर से खिल उठोगी, एक तरोताज़ा गुलाब की तरह महकी महकी सी। रात के लंबे पहर तक टेलीफोन व्यस्त रहने से बाकी की कॉल रुकी रहती। कई बार अमन को सुनने को मिला कि मरीज की हालत ख़राब थी। घर फ़ोन किया, मगर बात नहीं हो पाई। बेटों का भी ईमेल मिला तो इसमें भी वही जिक्र, जिसको पढ़कर अमन को कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ा। आखिर सुजाता फ़ोन पर अपने क्लाइंट से ही बात करती होगी। फिर मेरा तो सेल ऑन रहता ही है, मगर उस दिन न जाने क्यों अमर पर क्रोध का दौरा पड़ गया। जब कानपुर से कॉल था, मरीज के रिश्तेदार फ़ोन मिलाते मिलाते थक गए थे। सुबह जब फ़ोन मिला, तब तक मरीज बिना दवा की गोली खाए चल बसा। यह दवा उसकी जान बचा सकती थी, अगर समय पर मिल गई होती तो। वह होश खोकर सुजाता पर जी भर के बिगड़ा। यह मरीज उसके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि था। उसका ऑपरेशन कामयाब हुआ था। मेडिकल क्षेत्र में उसके काम को सराहा गया था। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपी थी। उस कामयाबी का यह अंजाम। सुजाता को अमर की यह बातें बेहूदी लगी। उसके पास तर्क था कि पूरे अस्पताल में कितने फ़ोन होंगे। उसका अपना भी था। क्या सारा मेडिकल विभाग एक फ़ोन पर ही टिका है? इस बात को जानकर सुजाता बुरी तरह भड़क उठी। जब अमर ने बताया कि उसने थकान के कारण सेल बंद कर दिया था ताकि पूरी नींद सो सकें। दूसरे दिन उसको कहीं लेक्चर देने जाना था। सुजाता को लगा कि सारी ज़िंदगी अमर ने अपनी हर लापरवाही का इल्ज़ाम सुजाता पर थोपा है। उसकी हर गलती को सुजाता ने हंस कर डाला। मगर कब तक?
वह भी इंसान है, उसको भी प्यार चाहिए, तारीफ चाहिए, धन्यवाद वाले चंद शब्द, ताकि वह भी जी सके। मगर पूरी ज़िंदगी वह इस घर की सलीब पर टंगी हर तरफ से ताने सुनती रही है। जिसकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई उसने शिकायत दर्ज कर दी, मगर कभी यह नहीं पूछा कि उसकी ज़रूरत क्या है, उसके मन में कौन सी नाकाम इच्छाएं मचलती रहती हैं। नवीन ठीक ही कहता है कि मैं यहाँ क्यों टिकी हुई हूँ। सुजाता उस रात बहुत दुखी थी। उसने अपने मन का दुख नवीन के सामने नहीं खोला। जब वह कह ही चुका है कि तुम आओ, यह चैम्बर तुम्हारा है, तुम्हारे लिए मैं इतनी रात गए यहाँ तक रुकता हूँ ताकि बात कर सकूँ, वरना यह सब सोचकर सुजाता खामोश रहेगी। फैसला जब उसी को लेना है तो फिर सिकवा क्या। सो नवीन की जादुई आवाज़ में खोई रही, जो कह रहा था, सुजाता, मैंने कितने घर बनाए हैं मगर दुखी होता हूँ। मेरा तो अटूट विश्वास है कि इंसान को मन की बात माननी चाहिए। संवेदना से बढ़कर सुंदर इस संसार में कुछ भी नहीं है। नवीन की आवाज़ गहरी होते अंत में आकर भर्रा गई। सुजाता को लगा कि नवीन रो रहे हैं। उसका दिल भी भर आया। बांध से रुके आंसू बेकरार हो गालों पर लुढ़क आए। उसकी सिसकियां सुनकर नवीन बोल उठा, सुजाता, तुम्हारे पास होता तो ये सारे आंसू पी जाता। आंखों में आए पानी को मैं बहुत पवित्र मानता हूँ, उसको संभाल कर रखो। मेरा दरवाज़ा खुला है, जब चाहो आओ। सुजाता सुजाता सोचती कि पति के संग उसके संबंध अलग तरह से पनपे थे, जिसमें बिस्तर लगभग गायब हो गया था और जिम्मेदारी, परिवार, काम, भविष्य की समस्याओं ने उसकी जगह ले ली थी। वह पति के स्पर्श से बेगाना एक बैरागी जीवन व्यतीत कर रही थी, जहाँ पति को उसके स्पर्श की चाहत की जगह मरीजों की चिंता ज़्यादा सताने लगी थी। यह सब कुछ धीरे धीरे घटा था, मगर आज का यथार्थ यही था कि मधु की बूंद की तरह मीठा प्यार शब्द व्यवहारिक रूप से उसकी धरती छोड़ चुका था। कानपुर के मरीज की मौत ने कई तरह के सवाल अमर के लिए उठा दिए थे, जिनका जवाब उनसे मांगा जा रहा था। यह सब कुछ उनसे जलने वाले करा रहे थे। यह सबको पता था, मगर बात तो उठ ही गई थी। अमर इन दिनों बहुत परेशान था। उसको किसी अपने की ज़रूरत थी जो उसका हाल सुन उससे सच्ची हमदर्दी जता सकता। बच्चे दूर थे। सुजाता बुरी तरह से खफा थी। वह सुकून की तलाश में अक्सर दोस्तों के पास चला जाता और जब घर लौटता सुजाता फ़ोन में डूबी होती। वह परेशान सा शराब की बोतल खोलता और अकेले ही पीना शुरू कर देता, फिर धुत सा सोफे पर सो जाता था। सेल जेब में पड़ा बजता रहता। यह कैफियत भी ज़्यादा दिन नहीं चली। उसको किसी कॉन्फ्रेंस का बुलावा आ मिला, जिसने उपद्रव को जहाँ शांत किया, वहीं पर उसकी खोई प्रतिष्ठा भी उसे वापस मिल गई। यहाँ सुजाता हमेशा के लिए घर छोड़ने का प्लान बना चुकी थी। उसको अमर से कोई मतलब ना था। पिछले 2 हफ्तों से उनके बीच कोई बात नहीं हुई थी। अपना ऑफिस वह फ़िलहाल अपने असिस्टेंट के हवाले कर चुकी थी, जिससे कहा सिर्फ इतना था कि वह महीने भर के लिए किसी बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुंबई जा रही है। यही बात नौकरों को कहते हुए उसने अमर को सुनाई थी। बैंक जाकर लॉकर से उसने वह सारे जेवर छाट कर निकाले थे जो उसको मायके से मिले थे और स्वयं खरीदे थे। चेक बुक उसने पर्स में डाली और महीने भर का राशन पानी का इंतज़ाम किया। आए हुए बिल जमा करवाए। वह सब काम किया जो उसकी आज तक की ड्यूटी में शामिल था। जब यह सब कर चुकी तो उसने अपनी सीट बुक कराई और अटैची में कपड़े सजाने लगी। अमर जा चुका था। हफ्ते भर बाद उसका लौटना था। उसकी भी ज़रूरी चीज़ें उसने पूरी की और 1-2 लोगों से ज़रूरी मुलाकात के लिए चल पड़ी। रात को नवीन का फ़ोन आया तो उसने बताया कि वह कल सुबह की फ़्लाइट से आ रही हैं। फ़्लाइट नंबर और एयरलाइंस का नाम नवीन ने नोट कर लिया। नवीन ने फ़ोन काट कर शायद किसी को इत्तला दी, फिर मिलाया और लंबी बातों का सिलसिला चल पड़ा। 2 बजे के लगभग बात ख़त्म हुई। फ़ोन रखकर सुजाता बिस्तर पर पैर फैलाकर लेट गई। यादों का काफिला घर के कोनों से निकल उसकी आंखों के सामने गुजरने लगा। शादी के आरंभ के दिन, बच्चों की पैदाइश, सास ससुर का बुढ़ापा, बीमारी, फिर मौत, मायके का घर, भाई बहनों की मौत और अपने काम में जुड़े लोगों की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। एकाएक ख्याल कौंधा, क्या बच्चे इस रिश्ते को स्वीकार कर पाएंगे? शायद वे मुझसे घृणा करने लगे। अपने डैडी से उन्हें ज़्यादा हमदर्दी हो और वे अमर की उस अफेयर को एकदम भूल जाएं जो बड़े ज़ोर शोर से अपनी जूनियर डॉक्टर से हुई थी।
तब घर में तनाव ही तनाव था। उस लड़की का विवाह माँ बाप ने अगर ना करा दिया होता तो आज वह मुसीबत इस घर को बांट देती। तब तो बच्चे छोटे थे, वह भी काम नहीं करती थी। तब भविष्य किसी अंधकारमय गुफा की तरह डराता था। सहेलियों की हिम्मत दिलाने पर उसने पुरानी डिग्री का सर्टिफिकेट किसी फाइल से निकाला था और किसी की सिफारिश पर छोटे मोटे बिजनेसमैन का ऑफिस डेकोरेट किया करती थी। उसके बाद काम मिलता ही गया। घर में उसकी हैसियत हर दिन मजबूत होती चली गई। अमर को अपने संबंध टूटने का दुख था। वह लड़की कई बार अमर से मिलने आई थी। 2 साल बाद वे दोनों पति पत्नी सऊदी चले गए और अमर दिल को बहलाने के लिए काम में रमता चला गया। आज वे सारी बातें सुजाता को आक्रोश से नहीं भर रही थी, बल्कि उसको संतोष भरा विश्वास दे रही थी कि उसने अपना गृहस्थाश्रम बखूबी निभाया। बेटे विवाह शायद वहीं करें और बस भी जाएंगे। उनमें भौतिक दौड़ की गर्मी और रिश्तों का ठंडापन उसने बराबर महसूस किया, मगर वह कर भी क्या सकती थी। जब इंसान बदल रहा हो, संवेदनाएं मूर्खता समझनी जाने लगे, तब अपने बालों को संवारते हुए एकाएक सुजाता के हाथ रुक गए। शंका का गर्म थपेड़ा फूलों भरे बाग में दाखिल होकर उससे पूछने लगा कि अगर यह सब कुछ छलावा साबित हुआ और नवीन भी अमर की तरह निकला तो वह क्या करेगी? क्या तब वह अकेलापन सह पाएगी? क्या यह वास्तविकता है जिसके आधार पर वह सब कुछ छोड़कर जा रही है? कहीं यह आवेग उसको यथार्थ के विरोध में तो नहीं खड़ा कर रहा है? प्रेम कहीं नहीं, नवीन एक जिम्मेदार इंसान है। अपने नए सूट, सेंट, क्रीम अटैची में सलीके से रखकर जब उसने जिप लगाई तो एक बार फिर आशंका ने उसका दिल दहलाया कि सुजाता, क्या ज्वार कहीं भाटा बनकर तुमको बर्बाद ना कर दे। यूँ पुराना छोड़कर नए की तरफ जाना, वह भी इस जल्दबाजी में, कहा कि अक्लमंदी है। सुजाता ने आईना देखा, अपनी आशंका को मुंह तोड़ जवाब दिया कि उम्र के इस मोड़ पर उसके पास साल ही कितने बचे हैं, सो वह सोचने में गवा दे और बुढ़ापे को गले लगा ले। उम्र का यह दौर ढलती जवानी का जरूर है, मगर यह भी सच है कि हम अभी जवान हैं। इस जज्बे को संभालना ही चुनौती है। और आज का सच यही है कि नवीन मेरे एहसास में उपजी एक सुगंध है जिसकी चाह मेरी आत्मा को है। पाँव फट चुकी थी। उसने चाय बनाई, नहाई और नवीन की पसंद के रंग वाले कपड़े पहने। सारी रात आंखों में कटी थी। आखिर गृहस्थाश्रम का अंतिम अध्याय आज खत्म होने वाला था, मगर नए सूरज ने उसको थकान की जगह उमंग दी। सुजाता को पता था कि नई जिंदगी की शुरुआत दिल के आईने में शुरू हो चुकी है, मगर उसकी कोई रूपरेखा व्यवहारिक रूप से सामने नहीं थी। उसको पता था कि नवीन विधुर है, उसके 2 बच्चे हैं, माता पिता का देहांत हो चुका है, इकलौती बहन ससुराल में खुश हैं। उस पर ऐसी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं बची है जो उसके जीवन में बाधा बनकर आए। अब बचा सवाल समाज का। उसका मुकाबला हर कदम पर हर तरह से सुजाता ने किया है। कभी प्रताड़ना मिली तो कभी सराहना, और अब वह हर अंजाम के लिए तैयार है। हवाई जहाज कब उड़ा कब उतरा सुजाता ना जान पाई। चौकी जब तब सारे मुसाफिर अपना सामान निकालने लगे। सुजाता मंद मंद मुस्कुराती उठी, जेवरों से भरा पर्स कंधे पर टांगा और फिर उतरते मुसाफिरों के पीछे चलने लगी। घर से भागने का यह अंदाज पुराना होने के बावजूद कितना नया था। जहाज की सीढ़ी उतरते हुए सुजाता को महसूस हुआ कि वह पिंजड़े में कैद मैना थी, जो आज वर्षों बाद पंख फैलाकर सूरज की गर्मी को डैनों में भरकर हवा के डोले पर सवार फल फूलों से भरे बगानों की तरफ उड़ान भरने वाली हैं। सामान लेकर वह बाहर निकली तो उसकी बेचैन आंखें नवीन को तलाश करने में लग गई। आसपास की भीड़ छटी तो वर्दी पहने ड्राइवर उसकी तरफ बढ़ा और अदब से पूछा, सुजाता मैम साहब? हाँ साहब की मीटिंग थी, सो वह ना आ सकें। सलाम कर उसने अटैची हाथ बढ़ाकर उठाए। सुजाता को हाथों में पकड़ा गुलाबी फूलों का गुच्छा कांटों से भरा गुलदस्ता लगा। आंखों में दिल के टूटने से पानी तैर गया। नया गुलाबी सूट, उस रंग की लिपस्टिक, सफ़ेद मोतियाँ और गुलाबी नगों के जेवर, सारा साज सिंगार अर्थहीन हो उठी। दिल्ली से मुंबई तक का रास्ता
इसी पहली नज़र के इंतज़ार में बार बार पर्स से आईना निकाल कर देखने में गुजारा था। तड़प के सुलगते अंगार दहकने के बाद एकाएक राख होने लगी। वह अपने आप को समझाने लगी कि इतना आवेश ठीक नहीं है। नवीन एक व्यस्त आदमी है, उसके पास समय की कमी हो सकती है। आखिर जिंदगी की शुरुआत में यह कैसे नकारात्मक भाव उभर रहे हैं। यदि उनको सुजाता का ख्याल ना होता तो वह कार क्यों भेजते। शिकवे शिकायत तो कम से कम बात के लिए रखें, मगर सारी समझदारी के तर्क मन की इच्छा के आगे निहत्थे हो उठे। जब वह हट से बार बार यह प्रश्न करता कि आज तो एक विशेष दिन था, माना कि वह अपने कार्यक्रम में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो आधा घंटा देर से मीटिंग शुरू करने की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। मुझे सुजाता तुमसे सब कुछ चाहिए, बस तुम पूरे विश्वास से इस ज़मीन पर खड़ी रहो। मैं तुम्हारे पास हूँ। कई महीनों से अनुराग भरा आग्रह उन्हीं की तरफ से रहा था और परसों रात को सारा कार्यक्रम तय हुआ था। आज सुबह पहुँचने का फैसला हम दोनों ने लिया था। फिर उसने सर झटका, पर्स से आईना निकालकर चेहरा देखा। ताजगी रूखेपन में बदल रही थी। उसने अपने को संभाला और ज़बरदस्ती मुस्कान चेहरे पर लाई ताकि नवीन उसकी उदासी ना ताड़ जाए। मेम साहब, किधर जाना है? हवाई अड्डे की सड़क से निकलकर ड्राइवर ने मोड़ से पहले पूछा। किधर चलूँ यानी क्या? सुजाता ने पलक झपकाई, फिर धीरे से बोली, क्या साहब ने कुछ नहीं बताया? नहीं, बस इतना कहा था कि मेम साहब जहाँ जाना चाहें पहुँचा देना और जहाँ ठहरे वहाँ का नंबर लेते आना, ताकि मीटिंग के बाद मैं उनसे फ़ोन पर बात कर सकूं। ड्राइवर ने धीरे से कहा। मतलब? तय तो कुछ और हुआ था। क्या नवीन सब कुछ भूल गए? मन ही मन सुजाता ने कहा और चकराई सी बैठी रही। किधर जाना है? ड्राइवर ने दोहराया। साहब के ऑफिस चलो, सुजाता के मुंह से निकला। कार सड़क पर तेजी से फिसलने लगी। चेहरे पर तना खुशी का सामियाना धीरे धीरे उतरने लगा। वहाँ चिंता प्रश्न बनकर उभर आई। कहीं नवीन के बच्चों ने तो कोई फसाद नहीं खड़ा कर दिया? मैं इस शहर में कहाँ ठहरने जाऊँ? 2 बार आई हूँ तो ठहरने का इंतज़ाम बुलाने वालों ने किया था। इस बार बुलावा नवीन की तरफ से था। उसने साफ शब्दों में कहा था, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। पिछली बार तुम्हारा स्टे कम रहा, मगर इस बार ताजमहल होटल में एक रूम बुक करवा दूंगा। उसको फूलों से सजवा दूंगा ताकि उनकी उपस्थिति में हम कई दिनों तक एक दूसरे में बेहोश रहें। फिर देखेंगे कि ज़िंदगी कैसे शुरू करेंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है। अब रात दिन हमारी मुट्ठी में है, तो मुझ पर यकीन रखो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जानती हो, मेरे 2 दिल हैं, एक में तुम मौजूद हो और दूसरे में मेरा प्रोफेशन। मीठी बातों की याद से सुजाता के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। फिर दूसरे ही लम्हे वह कार रुकने से चौंक पड़ी। फीके चेहरे पर खुशी की तह जमाने की नाकाम कोशिश करती रही। फिर सुजाता कार से नीचे उतरी। मन में नवीन का कमरा देखने की जिज्ञासा उभरी। जब तब वह अपने कमरे को घर कहकर सुजाता को वहाँ रहने की दावत देता था। उसका कहना था कि मुझे घर से ज़्यादा अपने ऑफिस में सुकून मिलता है, वहाँ मेरी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। इसीलिए सुजाता को अपने घर में पहला कदम रखना था। ड्राइवर के पीछे पीछे 11वें फ्लोर पर सुजाता लिफ्ट से पहुंची। नवीन का ऑफिस शानदार था। चौकोर कमरे में 2 लोग सिर झुकाए लैंप के नीचे काम कर रहे थे। कई रंगों के फ़ोन के पीछे काउंटर पर एक जवान लड़की बैठी थी। उसने सुजाता को देखा और नज़रें उठाई। यस मैम, मुझे नवीन जी से मिलना है। किस सिलसिले से? योर गुड नेम प्लीज़। लड़की ने डायरी के पन्ने पलटते हुए पूछा। सुजाता। एक तीखा अपमान बोध सुजाता को हुआ, मगर नाम तो बताना था। सॉरी मैम, आज सर से आपकी मुलाकात का कोई समय दर्ज नहीं है। वाह, साहब ने आपको लेने भेजा था, ड्राइवर ने कहा। ओ तो ऐसा बोलो ना। इतना कहकर लड़की ने दूसरे कमरे का दरवाज़ा लपक कर खोला और बेहद विनीत भाव से बोली, सॉरी मैम, प्लीज़ आइए। रात को सर ने फ़ोन करके बताया था, गाड़ी ठीक समय पर आपको लेने पहुंच गई थी ना?
हाँ, ड्राइवर पहुंच गया था। नवीन कब तक मीटिंग से लौटेंगे? सुजाता ने सोफे पर बैठते हुए कहा। सर का फ़ोन आया था, अभी वह मीटिंग से साइट पर जाएंगे, फिर ऑफिस दोपहर तक लौटेंगे। ओह, उनको याद था कि मैं आ रही हूँ? दुख में सुजाता के मुंह से निकला। जी? चौंक कर लड़की ने सुजाता को देखा। कुछ नहीं, सुजाता संभल कर बोली। इधर बाथरूम है, अब फ्रेश हो लें, मैं कॉफ़ी भिजवाती हूँ। वह उठकर बाथरूम गई, बाल ठीक कर होठों पर नई परत लिपस्टिक की जमाई, फिर बाहर आकर कमरे का जायजा लिया। नवीन की बड़ी सी मेज के पीछे उफनते समुंदर की पेंटिंग लगी थी। बाईं तरफ रोल किए हुए कागज का ढेर था। मेज पर ऊपर से लटकता लैंप और दो दो टेलीफोन। मेज के पीछे रखी नीली ऊंची सीट वाली कुर्सी। तो यहाँ बैठकर नवीन फ़ोन करते होंगे। सुनो सुजाता, मेरा कोई भावनात्मक जुड़ाव मेरी पत्नी से नहीं हो पाया था। बहुत कोशिश की थी, मगर वह खुशबू जिसकी मुझे तलाश थी हमारे बीच कभी नहीं फैली। क्या एक इंसान सामाजिक बंधन से बंध सारी जिंदगी तड़पता छटपटाता रहे और अपने लिए कोई लम्हा उधार न ले सके? दरवाज़ा खुला। सुजाता ने नज़र उठाई। कॉफ़ी और सैंडविच की ट्रे लेकर लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेज पर रख कर जाने लगा। तभी वह लड़की अंदर दाखिल हुई। सॉरी मैम, आपको अकेला छोड़ दिया था। मेरा नाम तानिया है, आप कॉफ़ी लें? हमारे ऑफिस की कॉफ़ी पूरे 15 माले में मशहूर है। कहते हुए तानिया ने कॉफ़ी आगे बढ़ाई। कॉफ़ी का घूंट भरते हुए उसको नवीन का आक्रोश से भरा स्वर याद आया। एक एक को देख लूँगा मैं। समाज के ठेकेदारों को एक दिन जवाब देह होना पड़ेगा। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, आए और मेरे प्रश्नों का उत्तर दें कि अपमान बड़ा होता है या शोषण, किसी एक अवस्था में जीना बेहतर होता है या सब कुछ नकारते चले जाना। सच्चाई को स्वीकार करने से डरना कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे ऊपर लांछन लगाना बहुत बड़ा मानवीय कारनामा नहीं है। फिर हिम्मत है तो आओ सामने। इस तरह का वार्तालाप वह किसको संबोधित करके करता था। तभी एक तेज झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला और एकाएक 6 फुट लंबे नवीन अंदर दाखिल हुए। आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जी नहीं। सुजाता का चेहरा लाल पड़ गया। ठहरी कहाँ है इस बार? अपनी कुर्सी पर बैठते हुए उसने सुजाता से पूछा। क्या आपको याद नहीं, कल रात आपने? सुजाता ने गुस्सा पीते हुए हैरत से पूछा। दरअसल मुझे रात की सारी बातें याद नहीं रहती हैं। आप कह रही होंगी तो यकीन करता हूँ, मैंने ज़रूर कुछ कहा होगा। नवीन कहा लगा कर बोले। यस सर। तानिया घंटी की आवाज़ पर हाजिर थी। लंच का टाइम हो रहा है, नवीन ने कहा। जी सर, मैं ऑर्डर देती हूँ, कहकर तानिया मुड़ी। हाँ, ज़रा बताइए तो मैंने क्या कहा था? पीने के बाद दरअसल मेरी जहन की सारी खिड़कियाँ दरवाजे खुल जाते हैं। जी? सुजाता को लगा नवीन उसको छेड़ रहा है। सुजाता के दिमाग में कोयले का इंजन पूरे वेग से धुआं फैलाता सीटी देता गुजरने लगा। उसकी आंखें जलने लगीं। क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, सुजाता ने आंसू पूछे। मन हो तो हम कहीं और चलकर बैठते हैं। लीजिए, खाना आ गया। सर, आपका फ़ोन। तानिया ने बजते फ़ोन को उठाया। हेलो माय स्वीट हार्ट, बोलो। मुझे याद नहीं, खैर अभी दिल्ली से मेरी क्लाइंट आई है, मैं निकल नहीं पाऊँगा, सॉरी। सर, आपकी मीटिंग 5 बजे है, फिर 7 बजे आपको नाज जाना होगा, जहाँ सेमिनार के बाद डिनर भी है। ठीक है सुजाता जी, आप खाना खा लें, कहते हुए नवीन आकर सुजाता के पास सोफे पर बैठ गए। सुजाता ने नज़रें उठाकर नवीन के चेहरे को ताका। क्या सचमुच नवीन गंभीर है? वह मुझसे मजाक नहीं कर रहे हैं? तो फिर क्या पिछले 11 माह से होती बातें झूठी थी? इतना लंबा झूठ किसी वृतांत की तरह कैसे कोई हर रात बोल सकता है? क्या मौखिक शब्दों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? सुजाता कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, सो ना चाहने पर भी उसने प्लेट में खाना निकाला। ऑफिस के बाकी लोग लगातार कमरे में आ जा रहे थे, कुछ रखा उठा रहे थे। तानिया पास ही खड़ी थी। आप ठहरी कहाँ हैं? ओह सॉरी, जहाँ भी ठहरना चाहें
मेरा ड्राइवर आपको ले जाएगा। कार आप अपने साथ रख सकती हैं। ड्राइवर को फ़ोन नंबर दे दीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। हाँ तान्या, तुम मैम के साथ रहना, उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। कल मुलाकात होगी। नवीन ने बड़ी सी अटैची पर नज़र डालते हुए नैपकिन से हाथ पोंछा और उठ खड़े हुए। सुजाता ने बड़ी बेबसी से उन्हें जाते देखा। उसकी आंखों से आंसू गालों पर बह निकले। अपमान की शिद्दत ने उसके सारे बांध तोड़ दिए। मैम, तान्या ने घबराकर दरवाज़ा लॉक किया। आप अपने आप को संभालें मैम। एक औरत होने के नाते आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि आप जहाँ से आई हैं वहाँ चली जाएं, क्योंकि अभी भी शायद बहुत देर नहीं हुई है। अपने आप को बचा लीजिए, क्योंकि सर चरित्र के बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। हर 6 महीने में इनका नई नई औरतों से रिश्ता जुड़ जाता है। आप भी शायद इनका नया खिलौना हैं। सुजाता अपने को संभालने के लिए बाथरूम चली गई। जब जी भर कर रो चुकी तो मुंह धोकर बाहर निकली। तान्या से नजरें बचाते हुए सुजाता वापस आकर सोफे पर बैठ गई। उसके साथ क्या घट गया यह तान्या भी जानती है। वह ईंट गारा बेजान नक्शे और इंसान के अंदर की दुनिया का ढहना वह नहीं जानती। अभी बहुत छोटी है। वीराने की खंडहर होती इमारतों को वह नहीं समझ सकती है। मेरी टूटन का हिसाब वह नहीं लगा सकती है। तान्या जी, बस आखिरी मदद कर दो। मेरी अभी की फ़्लाइट में बुकिंग करवा दो। मेरा लौटना ज़रूरी है। घबराइए नहीं मैम, मैं आपके साथ हूँ। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तान्या के चेहरे पर राहत सी उभरी। अगली दोपहर सुजाता को लगा कि वह लंबी बीमारी के बाद उठी है। बाथरूम जाकर उसने ठंडे पानी से मुंह धोया। सर का दर्द अभी भी बाकी था। चाय पीते हुए उसकी नज़र अमर और बेटू को तस्वीरों पर पड़ी। वह तीनों उसको कितने मासूम से लगे। इनसे कट कर वह पानी के जिस जहाज पर बैठी थी, उसने पता नहीं किस निर्जन द्वीप पर लाकर उसको पटका था। वह खाली नज़रों से टकटकी बांधे फ़ोन को देख रही थी। अमर हफ्ते भर के लिए गया था। घर में नौकर मालकिन के यूँ लौटने से मन ही मन खिन्न थे। दोपहर तक वे कमरे के आसपास चक्कर लगाते रहे कि नाश्ता खाने के लिए कुछ कहे। एक ने हिम्मत करके कमरे में झांका, मगर सुजाता को लेटा देखकर वह लौट गया। सभी परेशान थे। सुजाता सारी चीज़ों से बेखबर पीड़ा के संसार में डूबती जा रही थी। निराशा अपमान भरे दुख के साथ मिलकर उसकी मांसपेशियों में उत्तेजना भर रही थी। उसके अंदर सांस लेती किसी औरत किसी तूफान की तरह तड़प रही थी। क्या अब कोई भी किसी से प्यार नहीं कर पाएगा? प्यार में धोखा खाई सुजाता मन ही मन पछता रही थी कि क्यों उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। पश्चाताप की अग्नि में जलती उसे किसी बात की सूध नहीं थी। आज अमर आया, उसे कहाँ कुछ पता था, और सुजाता ने भी इस बात को दफना दिया। सब कुछ नॉर्मल हो गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली नई कहानी से।